हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अक्सर उस टॉपिक से बहुत से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है हमारा, वो मराठा पेशवा है। इससे पहले की जो मैंने वीडियो छत्रपति शिवाजी के ऊपर और छत्रपति शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। आज इस वीडियो में हम उन पेशवाओं के बारे में बात करेंगे जो छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बाद जो पेशवा आए और किस तरीके से उन पेशवाओं ने जो है बाद के उत्तराधिकारियों को जो है वो कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और किस तरीके से ये पेशवा जो है ये सबसे आगे जाके सबसे क्या है ताकतवर हो गए। ठीक है, तो वीडियो आप बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बालाजी विश्वनाथ जी। ठीक है, ये बालाजी विश्वनाथ है कौन? इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो वीडियो मैंने छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारियों पर बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि छत्रपति शाहू जब मराठा सिंहासन पर बैठते हैं तो इनका सेनापति होता है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ जो है ये इनके सेनापति थे, क्योंकि शाहू जो है वो सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपनी चाची ताराबाई से जो है वो उनकी लड़ाई होती है, जिसे खेड़ा का युद्ध बोला जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ जो शाहू के सेनापति थे, उनकी ताराबाई के सेनापति चंद्रदेव यादव, तो इनके बीच में एक युद्ध होता है। चंद्रदेव यादव ये ताराबाई के सेनापति और शाहू के सेनापति बालाजी विश्वनाथ, तो इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसे खेड़ा का युद्ध बोला जाता है साल 1707 के अंदर। और ये युद्ध में ताराबाई और चंद्रदेव यादव की जो है हार हो जाती है, शाहू और बालाजी विश्वनाथ जीत जाते हैं। क्योंकि ये युद्ध ये बालाजी विश्वनाथ ने जीत लिया, तो शाहू जो है बालाजी विश्वनाथ की योग्यता से प्रभावित होकर इनको साल 1713 के अंदर इनको जो है वो मराठा पेशवा का पद दे देता है। ठीक है, तो यहां से साल 1713 में बालाजी विश्वनाथ जो है वो मराठा पेशवा बनते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ का जो है टाइम पीरियड साल 1713 से लेकर 1720 तक का है। तो इतने समय तक ये क्या रहे, मराठा पेशवा रहे, और इन्होंने मराठा जो इलाके थे उनका खूब विस्तार किया। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ के समय में न केवल इन्होंने खेड़ा का युद्ध जीता, बल्कि साल 1719 में इन्होंने एक समझौता किया था जो दिल्ली समझौता था। ये दिल्ली समझौता सैयद बंधु के साथ होता है। सैयद बंधु जो उस समय मुगल जो है काफी फेमस थे, मुगल बादशाह के अधिकारी में काफी फेमस थे, और उनको किंग मेकर की उपाधि दी गई थी। उन्हें किंग मेकर बोला जाता था सैयद बंधु को। ठीक है, तो दिल्ली समझौता जो है सैयद हुसैन के साथ बालाजी विश्वनाथ करते हैं, जिसमें फारूक सियर को साल 1719 में गद्दी से हटाकर उसकी जगह रफीउद्दौला जाट गद्दी पर बिठा दिया जाता है। और मुगल बादशाह जब रफीउद्दौला जाट बनते हैं तो यहाँ पर मराठाओं का वर्चस्व बढ़ जाता है। अब मराठाओं को मुगल क्षेत्रों से चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस दिल्ली संधि के माध्यम से अब मराठा जो है वो मुगल राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, परंतु साल 1720 के अंदर जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है तो पेशवा का पद जो है वो एकदम से खाली हो जाता है। तो उस खाली पद को भरने के लिए अगले जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो है ये बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र थे। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, ऐसा कहा जा सकता है कि योग्य पिता की योग्य संतान थे ये। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो साल 1720 से लेकर 1740 का है। अपने 20 वर्षों के टाइम पीरियड में इन्होंने मराठा साम्राज्य का जो है बहुत विस्तार किया। इन्होंने मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, और न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि अपने समकालीन शासकों के समय जो उस समय के समकालीन शासक थे तो उन पर भी इन्होंने कंट्रोल किया। जैसे साल 1728 में एक युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। ये खेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के साथ में होता है, जिसमें निजाम हार जाता है और बाजीराव प्रथम जीत जाता है साल 1728 के पालखेड़ा के युद्ध में, जिसमें निजाम जो है अपने इलाकों से
मराठों को सरदेशमुखी और चौथ वसूल करने का अधिकार दे देता है और शाहू को महाराष्ट्र का जो है छत्रपति और वास्तविक जो है प्रधान स्वीकार कर लेता है। ठीक है, इसके बाद बाजीराव प्रथम जो है साल 1737 में बाजीराव प्रथम अपने 500 सैनिकों के साथ दिल्ली पर जो है वो चढ़ाई करता है और उस समय दिल्ली में बादशाह होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है इस बात से घबरा जाते हैं कि बहादुर शाह जो ये बाजीराव प्रथम है वो अपने सैनिकों के साथ उनके महल तक आ गए और उनको घेर लिया है, जिसके बाद इनको 13 लाख रुपए का आश्वासन दिया जाता है और ये वहां से अपनी सेना के साथ दूसरी जगह पे प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम जब वहां से निकलते हैं तो उनके निकलने के बाद जो मोहम्मद शाह होते हैं ये निजाम से बात करते हैं और इनको कंट्रोल करने की जो है उनको ऑर्डर देते हैं हैदराबाद के निजाम को। तो इससे पहले कि निजाम इनको कंट्रोल करे, ये निजाम को घेर लेते हैं और उसको पूरी तरीके से मजबूर कर देते हैं संधि करने के लिए। तो साल 1738 के अंदर एक संधि होती है जिसे सराय तुरई की संधि कहा जाता है। ये तुरई की संधि होती है किसके बीच में? ये हैदराबाद के निजाम के बीच में साल 1738 में और बाजीराव प्रथम के बीच में होती है और इस संधि के माध्यम से मालवा और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो मराठों के कंट्रोल में आ जाता है और मराठा वहां से कर वसूल करने के जो है वो अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं तो एक विजय और होती है जिसे हम बुंदेलखंड की विजय कहते हैं। तो बुंदेलखंड की विजय, क्योंकि उस समय बुंदेलखंड के जो राजा थे वो छत्रसाल थे, जो एक राजपूत राजा थे और मुगलों के एक सूबेदार हुआ करते थे मोहम्मद खां बंगश। तो मोहम्मद खां बंगश जब छत्रसाल के राजपाट को हड़पने की कोशिश करते हैं तो छत्रसाल जो है वो उस समय बाजीराव प्रथम से मदद मांगते हैं। बाजीराव प्रथम जो है उनकी हेल्प करते हैं और मोहम्मद जो बंगश होते हैं उनको वहां से उनके क्षेत्र से हराकर उनको भगा देते हैं और बुंदेलखंड के कई सारे जो एरिया पर वो जीत हासिल करने के बाद वापस छत्रसाल को दे देते हैं। तो इससे छत्रसाल और बाजीराव प्रथम के बीच में एक दोस्ती हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखते हैं तो एक और विजय होती है साल 1739 में जिसे बैसिंग की विजय बोला जाता है। ये बैसिंग की विजय इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये पहली ऐसी जीत थी बाजीराव प्रथम के समय में जो पुर्तगालियों के ऊपर की गई थी। तो ये पहली जीत थी जो किसी यूरोपियों के ऊपर की गई थी, क्योंकि इसमें बैसिंग क्षेत्र में जो पुर्तगालियों ने आतंक मचा रखा था उस क्षेत्र से पुर्तगालियों को साल 1739 में मार भगाया जाता है और इस क्षेत्र को जीत लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, इन विजयों के माध्यम से बाजीराव प्रथम जो है मराठा साम्राज्य का जो है काफी जो है विस्तार कर देते हैं और ये अपने आप को साहू के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। ये अपने आप को साहू का जो है वो केवल और केवल प्रतिनिधि मानते हैं, उनका एकमात्र सेवक समझते हैं और उसी के अनुसार ये अपना काम करते हैं और खूब सारा एरिया जो है काफी ये कंट्रोल कर लेते हैं और खूब सारा जो है विस्तार मराठा साम्राज्य का करते हैं। तो साल 1740 में जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद ये मराठा जो पेशवा होते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी हानि हो जाती है इनकी मृत्यु के बाद। तो अगला जो पेशवा बनता है वो इन्हीं के पुत्र बनते हैं जिनका नाम होता है बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव प्रथम के जो बेटे होते हैं बालाजी बाजीराव, ठीक है, तो ये एक पेशवा बनते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इनके एक दूसरे पुत्र भी होते हैं रघुनाथ राव और रघुनाथ राव। इनकी बात हम आगे करेंगे, फिलहाल बालाजी बाजीराव की बात करते हैं। तो बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहब कहा जाता है, ये साल 1740 से लेकर 1761 तक जो है पेशवा के पद पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बालाजी बाजीराव जो है ये भी अपने पिता की भांति काफी योग्य होते हैं, क्योंकि साल 1752 में जिस समय मुगल बादशाह अहमद शाह जो है ये मुगल बादशाह होता है। ठीक है, साल अहमद शाह जो है ये साल 1752 में मुगल बादशाह होता है। तो ये बालाजी विश्वनाथ के साथ एक संधि करता है और उस संधि के माध्यम से मराठाओं को संपूर्ण भारत से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का जो है वो अधिकार मिल जाता है। तो इससे मराठों का क्या होता है, वर्चस्व बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इनके समय की सबसे एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि उनके समय में साल 1761 में 14 जनवरी को एक युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। इस पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं के सामने जो मुकाबला होता है वो अफगान अहमद शाह अब्दाली का होता है।
तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है वो किनके समय में होता है? बालाजी बालाजी बाजीराव के समय में होता है। बालाजी बाजीराव जो है वो इस युद्ध का नेतृत्व अपने चचेरे भाई सदाशिव राव के हाथ में सौंपते हैं। सदाशिव राव जो है वो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा का नेतृत्व करते हैं और इस युद्ध में बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वास राव भी होते हैं, परंतु ये युद्ध मराठा हार जाते हैं, जिसमें बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिव राव मारे जाते हैं और इनका जो बेटा होता है वो भी पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। तो इस तरीके से मराठाओं को इस युद्ध में बहुत हानि होती है, जिसको बालाजी बाजीराव बर्दाश्त नहीं कर पाते और साल 1761 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं। अगर बालाजी बाजीराव के बाद बात करें तो इनके दो पुत्र और भी हैं, एक है माधवराव, ठीक है, और दूसरे हैं नारायण राव। तो बालाजी बाजीराव की जब मृत्यु हो जाती है तो माधवराव गद्दी पर बैठते हैं। माधवराव फर्स्ट गद्दी पर बैठते हैं, जिनका टाइम पीरियड है साल 1761 से लेकर 1772 तक का। ठीक है, तो साल 1761 से लेकर 1772 तक माधवराव फर्स्ट जो है वो पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं, परंतु इनके जो सलाहकार होते हैं वो होते हैं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो है ये काफी बुद्धिमान और काफी जो है कूटनीतिज्ञ जिन्हें बोलते हैं, राजनीति में काफी चतुर थे, तो ये इनके सलाहकार होते हैं। एक तरीके से राजनीति में इनको काफी परख होती है, तो नाना फडणवीस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है पेशवाओं के समय में। ठीक है, तो इन्हीं के समय में माधवराव के समय में साल 1772 में शाह आलम सेकंड को जो है मराठा को गद्दी पर बिठाते हैं, मुगल बादशाह की गद्दी पर बिठाते हैं, जिसके बदले मुगल बादशाह मराठों को 40 लाख रुपए जो है वो देता है और बदले में कड़ा और इलाहाबाद के जिले भी जो हैं वो मराठों को अब मिल जाते हैं। तो इससे मराठों की काफी प्रसिद्धि हो जाती है। ठीक है, लेकिन साल 1772 में इनकी अचानक से क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण, जिसकी वजह से पेशवा का पद एकदम से जो है वो रिक्त हो जाता है फिर से, और उसी समय इनके भाई नारायण राव को गद्दी पर बिठाया जाता है, जो काफी छोटे होते हैं। परंतु दूसरी तरफ बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव जो गद्दी को हड़पना चाहते थे, उनको मौका मिल जाता है, क्योंकि नारायण राव की जो है रघुनाथ राव हत्या करा देते हैं और खुद जो है वो पेशवा बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद पेशवा बन गए, नारायण राव की हत्या करवाकर ये रघुनाथ राव खुद पेशवा बन जाते हैं। ठीक है, अब जब ये पेशवा बन गए, क्योंकि इनका व्यवहार और इनके तौर तरीके नाना फडणवीस जो थे इनको पसंद नहीं थे। ठीक है, नाना फडणवीस को इनके रघुनाथ राव के तौर तरीके, इनका व्यवहार पसंद नहीं था, इसीलिए नाना फडणवीस जो है अपना एक दल मजबूत करते हैं और रघुनाथ राव को गद्दी से हटा देते हैं। तो केवल 1 साल के लिए ही रघुनाथ राव जो है वो पेशवा बनते हैं, उनको गद्दी से हटा दिया जाता है। और रघुनाथ राव को जब गद्दी से हटा दिया जाता है तो इनके हट जाने के बाद नारायण राव के जो बेटे होते हैं, जिनका नाम होता है माधवराव सेकंड, या हम बोल सकते हैं माधव नारायण राव, उनको गद्दी पर बिठाया जाता है और ये बन जाते हैं माधव नारायण राव पेशवा। और इनका टाइम पीरियड है तो साल माधव नारायण राव जो है, क्योंकि माधव नारायण राव के समय में भी नाना फडणवीस का काफी जो था रोल था, तो नाना फडणवीस के उस क्षेत्राधिकार से स्वयं को बाहर नहीं निकाल पाते और फाइनली ये इतने निराश हो जाते हैं कि साल 1796 में ये क्या कर लेते हैं? ये आत्महत्या कर लेते हैं। आत्म जो है आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आत्महत्या कर लेते हैं साल 1796 में। अब साल 1796 में जब ये आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद पेशवा का पद जो है वो रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव सेकंड के पास जाता है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा, तो जैसे कि माधव नारायण राव के समय में जो है पहला आंग्ल मराठा वॉर शुरू होता है। ठीक है, साल 1775 से लेकर 1782 में। ठीक है, तो जब रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव सेकंड के पास मराठा
पेशवा का पद जाता है तो इनका टाइम पीरियड है साल 1796 से लेके 1818 तक का। तो इनके टाइम पीरियड में भी दो आंग्ल मराठा वॉर होते हैं। पहला सेकंड जो है आंग्ल मराठा वॉर होता है 1803 से लेके 1805 तक का में, ठीक है। तो 1803 से लेके 1805 तक सेकंड आंग्ल मराठा वॉर, इसके टाइम पीरियड में बाजीराव सेकंड के टाइम पीरियड में, और तीसरा आंग्ल मराठा वॉर 1817 से लेके 1818 तक। तो ये दोनों आंग्ल मराठा वॉर बाजीराव सेकंड के समय में होते हैं। और फाइनली अंग्रेज फिर मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए इनको जो है वो पेशवा की गद्दी से हटाकर पेशवा पद को समाप्त कर देते हैं और इनको बिठूर में जो कानपुर के पास एक जगह है वहां पर इनको निवास स्थान दे दिया जाता है। इस तरीके से पेशवा का पद अंग्रेज समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा पेशवाओं का स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है। उम्मीद